डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के चैतन्य स्टूडियो से मैं आकृति चंद्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आप सभी का स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज हम बीए के द्वितीय वर्ष के हिंदी मुख्य विषय के पंचम प्रश्न पत्र हिंदी भाषा, व्याकरण और संप्रेषण के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत इकाई 2 का हम अध्ययन करेंगे और उसमें हम भाषा व्याकरण का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे, वर्ण विचार, वर्ण और अक्षर के बारे में जानेंगे, हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि के मानक रूप को हम देखेंगे, हिंदी वर्णमाला के स्वर्ण वर्ण क्या होते हैं, उनके भेद कितने हैं, उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, हिंदी वर्णमाला के अयोगवा वर्ण क्या होते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। विद्यार्थी मित्रों, हमारे पंचम प्रश्न पत्र का नाम है हिंदी भाषा, व्याकरण और संप्रेषण। हम जब भी अपने विषय को पढ़ें उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, कि हमारे विषय का नाम यह क्यों है और इस विषय के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हिंदी भाषा, व्याकरण और संप्रेषण, इन 3 शब्दों को हम पहले जानते हैं, जिसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि भाषा क्या होते हैं। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को या भावों को प्रकट करते हैं। भाषा के 2 परिप्रेक्ष्य होते हैं, एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में और एक सीमित परिप्रेक्ष्य में। आपसे अगर आपके कोई दोस्त किसी इशारों में अगर बात करते होंगे तो आप उनके भाव को समझ जाते होंगे, या एक छोटा बच्चा जो कि भाषा जानता नहीं है, वह बोलना नहीं जानता, लेकिन वह हाथ दिखा के इशारों में अपनी बातें मनवा लेता है या फिर अपनी उसे जो चीज़ चाहिए वह ले लेता है। तो उसी तरीके से हम देखते हैं कि इशारों की भाषाएं भी हैं जिसमें कि भाव समझ में आ रहा है। संकेतों की भाषाएं हैं, जैसे आप किसी लाइब्रेरी में जाते होंगे तो वहाँ पे साइलेंस का बोर्ड लगा होता होगा कि आपको यहाँ बात नहीं करनी है, तो आप वह भाव समझ जाते हैं, वहाँ पे बात नहीं करते हैं। या फिर कहीं जाते हैं तो ये स्टॉप का साइन होता होगा, तो वहाँ पे जब हम बात करते हैं, वहाँ पे जब हम जाते हैं तो हमें लगता है कि यहाँ पे नहीं जाना है, तो हम स्टॉप देख करके हम रुक जाते हैं। अब आता है सीमित परिप्रेक्ष्य की भाषा। व्यापक परिप्रेक्ष्य में तो इशारों की भाषा, संकेतों की भाषा आ गई। अब सीमित परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार की भाषा आती है? तो सीमित परिप्रेक्ष्य में वे भाषाएं आती हैं जिनका हम अध्ययन कर सकते हैं, जिसके 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। यह मौखिक जो होती है वह हम सिर्फ बोल करके अपने बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, जो वह मौखिक भाषा होती है। और लिखित भाषा जो लिख करके दूसरा व्यक्ति उसे पढ़ करके ही उस भाषा को समझ सकता है, तो वह लिखित भाषा की श्रेणी में आती है। अब भाषा है अगर, तो भाषा के अगर हम अध्ययन की बात करें तो भाषा के अध्ययन के लिए हमें एक नियम की ज़रूरत पड़ेगी कि हम किस तरीके से जानें कि यह भाषा शुद्ध है या अशुद्ध है, इस भाषा पे किस प्रकार से अध्ययन किया जा सकता है। तो उसके लिए एक नियमावली, एक पद्धति, व्यवस्थित रूप की ज़रूरत होती है, जिस रूप को हम व्याकरण का नाम देते हैं। व्याकरण उस व्यवस्थित पद्धति का नाम है जिसमें हम भाषा को ठीक तरीके से बोलना और लिखना सीखते हैं। यहाँ आप देखें तो व्याकरण वी, आ और करण 3 शब्दों से मिलकर के बनता है, जिसका अर्थ होता है भली भांति समझना। यानी व्याकरण किसी भाषा के बोलने तथा लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति होती है। तो व्याकरण के बारे में हम जानेंगे। अब आते हैं कि व्याकरण बहुत बृहत है, हम कैसे समझें और किस तरीके से हम उसे पढ़ें कि हम आसानी से उसे समझ सकें। तो उसके लिए व्याकरण के अंग हैं, जैसे व्याकरण को 4 विभागों में विभाजित किया गया है: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार।
तो आज की जो हमारी कक्षा है वह इसी वर्ण विचार के ऊपर है कि वर्ण विचार क्या है, वर्णों की व्यवस्था क्या है। तो वर्ण विचार होते हैं वर्णों के आकार, भेद, उच्चारण और उन्हें संयुक्त रूप से कैसे लिखा जाए, इसका निरूपण जो है वह वर्ण विचार के अंतर्गत किया जाता है। तो हम सबसे पहले अब देखते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण मुख से निकली हुई ध्वनि का लिखित रूप है। जैसे हमने बोला अ, तो उसके लिए यह जो लिखित रूप है यह वर्ण कहलाता है। ध्वनि मौखिक रूप होती है और वर्ण लिखित रूप होता है। आप इसका ध्यान रखेंगे, ये इसमें भ्रमित नहीं होंगे कि ध्वनि और वर्ण में अंतर क्या है। ध्वनि जो हम बोलते हैं और वर्ण जो हमने बोला उसका लिखित रूप। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिनके हम खंड नहीं कर सकते हैं। आइए अब समझते हैं कि वर्ण और अक्षर में अंतर क्या होता है। बहुत विद्यार्थी भ्रमित रहते हैं कि वर्ण और अक्षर एक ही चीज़ है। नहीं, वर्ण और अक्षर एक ही चीज़ नहीं है। वर्ण जो कि ध्वनि का लिखित रूप होता है, अक्षर में एक या एक से अधिक ध्वनियाँ निहित होती हैं और श्वास के एक आघात में ही उसका उच्चारण होता है। जैसे आप देखेंगे क का उच्चारण जो है वह क और अ के मिलने से हुआ है, कि क और ई के मिलने से हुआ है, तो यह अक्षर है। लेकिन अ, आप अगर क ऐसे लिखते हैं तो यह एक अक्षर है। क्यों? क्योंकि इसमें दो वर्ण हैं, क हलंत और अ। यह अक्षर है और यह दो वर्ण हैं। इसके खंड किए गए और क हलंत के इसके खंड नहीं हो सकते। क जो कि क के जब हमने खंड किए तब क और अ में आया। इस क का उच्चारण जो है हलंत के साथ में अगर हम करते हैं तो हम उच्चारण इसका सही से नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसके साथ में हमें किसी न किसी स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। इसलिए क जो है एक व्यंजन भी है, जो आगे अगर हम पढ़ेंगे तो उससे और भी ज़्यादा स्पष्ट होगा कि वर्ण और अक्षर में अंतर क्या है। जैसे यहाँ पे आप देखें, राजा, राजा एक शब्द है जिसके अंदर र हलंत आ, ज हलंत आ, यह चार वर्ण हैं, लेकिन अक्षर दो ही हैं, रा और जा। आप ये अगर आपने वर्णों का विभाजन करना सही से सीख लिया तो आपको संधि में भी आसानी रहेगी। संधि जब हम पढ़ेंगे तो यह आपको बहुत मदद करेगी। अब हम देखते हैं कि वर्णमाला क्या होते हैं। वर्णमाला जो है वर्णों के मानक प्रतीकों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। 52 वर्ण हैं जिसमें 11 स्वर वर्ण हैं, 2 अयोगवाह हैं और 39 व्यंजन वर्ण हैं। अब हम देखते हैं कि हिंदी भाषा की मानक वर्णमाला क्या है। तो स्वर के अंतर्गत अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ और अ आता है। अयोगवाह के अंतर्गत हम अंग और अ को रखते हैं। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण का यह लिखित रूप है। व्यंजन, इसमें हलंत जो है, जब हलंत लगता है तो यह व्यंजन का वास्तविक रूप होता है। लेकिन हम व्यंजन, आप खुद एक बार प्रयास करके देखें कि क हलंत का उच्चारण करके देखें। इसके साथ में आप जब भी उच्चारण करेंगे तो अ अपने आप ही आ जाता है। इसका उच्चारण हम नहीं कर सकते हैं, बिना अ की सहायता के हम व्यंजन वर्ण का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। लेकिन व्यंजन वर्ण के जो वास्तविक लिखित रूप होते हैं उसमें यह हलंत लगा हुआ होगा, इसलिए व्यंजन के उच्चारण में हमें स्वर की सहायता लेनी होती है। यह हिंदी भाषा की मानक वर्णमाला है।
कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। हम आगे इसके बारे में अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी आप बस ये जान लें कि यह हिंदी की मानक वर्णमाला है। अब हम देखते हैं स्वर वर्ण क्या होते हैं। स्वर वर्ण वह ध्वनि जिसके उच्चारण में हमें किसी भी अवरोध का सामना नहीं करना पड़ता है, यानी वह ध्वनि या वह वर्ण जो कि बिना वायु के अवरोध के, बिना किसी अवरोध के उच्चरित हो, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण के अंतर्गत अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ आता है। हिंदी की वर्णमाला में कुल 11 स्वर वर्ण हैं, जिसके बारे में हमने पीछे भी पढ़ा है। अब हम देखते हैं कि स्वर की मात्रा क्या होती है, क्योंकि बहुत स्वर की मात्रा क्या होती है। जब यही स्वर व्यंजन के साथ में लगते हैं तो वह स्वर की मात्रा कहलाती है। अब आपके दिमाग में होगा कि इसमें क्यों नहीं, तो हमने पीछे ही पढ़ लिया था कि अ जो है वह प्रत्येक व्यंजन के साथ में वो अपने आप ही लगता है, बिना अ के कोई भी व्यंजन जो है वह उच्चरित नहीं होगा। ठीक है, तो आ की मात्रा को हम ऐसे लिखते हैं, छोटी ई की मात्रा को ऐसे लिखते हैं, दीर्घ ई की मात्रा को ऐसे लिखते हैं। तो इसी प्रकार से यह स्वरों की मात्राएं हैं। अब आता है स्वरों का वर्गीकरण, कि हम स्वरों को किस तरीके से हम स्वरों के बारे में जानें और स्वरों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। तो सबसे पहला आता है उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं, उच्चारण के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं, मुखाकृति के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं, जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं, ओष्ठों की स्थिति के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं और उच्चारण के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं। स्वर के उत्पत्ति का मतलब होता है बनना, या किस तरीके से वो वर्ण जो है वो बने हैं। तो मूल रूप से 4 मूल स्वर हैं, उन्हीं के संयोग से, उन्हीं के योग से दूसरे स्वर बने हैं। जैसे ह्रस्व स्वर जो हैं उन्हें ही लघु स्वर या मूल स्वर कहा जाता है। यह 4 स्वर ये जो 4 वर्ण हैं यही आपके मूल वर्ण हैं। इन्हीं के संयोग से जो है वो स्वर में दूसरे वर्ण भी बने हैं, चाहे वो आ हो गया या ए हो गए। ये इन्हीं वर्णों के मेल से दूसरे जो हैं वो स्वर बने हैं। दूसरे स्वर जो हैं वो कौन से हैं? वो हैं दीर्घ स्वर, जिन्हें हम गुरु स्वर, संयुक्त स्वर या संधि स्वर भी कहते हैं। अब दीर्घ स्वर के भी 2 भेद हैं, जैसे जो अपने ही सजातीय वर्ण के साथ मिलकर के बने हुए हैं उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे अ और अ के मेल से आ बना है, ठीक है, तो इन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर में क्या होते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि सजातीय ही हो। जैसे ए जो बना है वो अ और ई से मिलकर के बना हुआ है, तो इसे हम संयुक्त स्वर कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि वो उच्चारण स्थान के आधार पर जो है वो स्वर के कितने भेद हैं। तो स्वर हम जिस जगह से हम बोलते हैं, जिस स्थान से हमारी ध्वनि निकलती है स्वर की, उसे उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। जैसे कंठ से अ आ तालु होते हैं, वहाँ से हम ई और ई के बारे में पढ़ते हैं। ओष्ठ से ऊ और ऊ, कंठ तालव से ए और ए, और कंठोष्ठ से ओ और औ। तो यह जो है ये हमारे उच्चारण स्थान हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं
कि मुखाकृति के आधार पे मुख किस तरीके से बन रहा है, उसके आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं। तो मुखाकृति के आधार पे स्वरों के हम 4 भेद करते हैं, जैसे जिसके अंतर्गत आते हैं समृद्ध स्वर, जिसमें आपका मुख जो है वह कम खुलता है, ठीक है। समृद्ध स्वर है ई, ऊ और ऊ, तो इसमें मुंह कम खुला। और अर्ध समृद्ध स्वर क्या होते हैं, जिसमें समृद्ध स्वर की अपेक्षा जो है वो मुख थोड़ा ज़्यादा खुलता है, जैसे ए और ओ, ठीक है। उसमें समृद्ध स्वर के अर्ध समृद्ध स्वर में समृद्ध स्वर की अपेक्षा मुख थोड़ा ज़्यादा खुलता है। विवृत स्वर वह होते हैं जिसमें मुख माने अच्छी तरीके से खुलता है, जैसे आ, तो वो विवृत स्वर होते हैं। और अर्धविवृत स्वर क्या होते हैं, जिसमें विवृत स्वर की अपेक्षा मुख कम खुले, जैसे अ, ए और ओ, ठीक है। आप इसका प्रयास करके देखें, आप एक बार उच्चारण करके देखें, आपको मनोरंजक भी लगेगा और आप सीखेंगे भी। अब आता है कि जिह्वा के आधार पर हम स्वरों के कितने भेद करते हैं। तो जिह्वा के 3 भाग होते हैं, एक होता है पश्य भाग, एक होता है मध्य भाग और एक होता है अग्र भाग, ठीक है। तो उस तरीके से अगर हम देखें तो अग्र भाग से जो उच्चरित होते हैं वह ध्वनियाँ होंगी ई, ए और ए। मध्य भाग से जो उच्चरित होंगे वो होगा अ, और पश्य भाग से जो उच्चरित होंगे वो होगा आ, उ, ओ और औ। अब आते हैं ओष्ठों की गोलाई के आधार पे। ओष्ठों की गोलाई के आधार पे स्वर के 2 भेद होते हैं, जिसमें होठ कैसे बन रहा है, होठ उसके आधार पर हम देखेंगे कि होठ कितना वृत्ताकार बना है या नहीं बना है। तो उसमें 2 भेद होते हैं, एक वृत्ताकार और एक अवृत्ताकार, ठीक है। तो आप इसका उच्चारण एक बार करके देखें। तो वृत्ताकार में आपका आएगा ऊ, वृत्ताकार हुआ, ऊ उसमें भी वृत्ताकार हुआ, ओ और औ में। लेकिन अगर आप आ बोलेंगे तो इसमें वृत्ताकार नहीं हो रहा है, तो उसे हम वृत्ताकार की श्रेणी में नहीं रखेंगे। तो वर्ण का उच्चारण करने में हमारे होठ जो हैं वो गोल होते हैं, उन्हें हम वृत्ताकार या वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। और जिसमें हमारे होठ जो हैं वह वृत्ताकार नहीं होते हैं, उनको हम अवृत्ताकार कहते हैं, जैसे ई, ए, ये सारे अवृत्ताकार हुए। अब आते हैं उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं। तो उच्चारण के आधार पर स्वरों के 2 भेद होते हैं, अनुनासिक और निर्नुनासिक या अनुनुनासिक। ये निर और अन का मतलब होता है नहीं, यानी कि जो मौलिक हैं वे स्वर और एक जो अनुनासिक हैं, ठीक। अनुनासिक स्वर में जो है वह ध्वनि जो है वह मुख और नाक से निकलती है, जैसे अंग, आ, ई, इस तरीके से जो है वो मुख और नाक या नाक से उसका उच्चारण होगा ही। आप नाक बंद करके इसका उच्चारण नहीं कर सकते हैं। और निर्नुनासिक या अनुनासिक में हवा केवल मुख से ही निकलेगी, इसमें हवा जो है वो आपके नासिका से, नाक से नहीं निकलेगी। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। हम अब देखते हैं कि अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर क्या होता है। बहुत विद्यार्थी बहुत इसमें भ्रमित होते हैं कि अनुस्वार और अनुनासिक एक ही चीज़ होते हैं, कहीं भी कुछ भी लगा दो भाषा आपकी शुद्ध होगी। नहीं, भाषा आपकी शुद्ध नहीं होगी। अनुस्वार जो है वह, अनुस्वार का शाब्दिक अर्थ होता है स्वर के बाद आने वाला। अनुस्वार की ध्वनि जो है वह नाक से निकलती है। अनुस्वार पंचम वर्ण, जैसे क ख ग घ में अंग जो है वो पंचम वर्ण है, च छ ज झ यहाँ में पंचम वर्ण है। तो ये पंचम वर्ण के स्थान पे ही इसका प्रयोग होता है। और अनुनासिक जो होते हैं वह मुंह से अधिक और नाक से उसकी जो ध्वनि है वह कम निकलती है, और यह स्वर के साथ में या किसी भी वर्ण के साथ में ही लगती है, ये अलग से नहीं लगती। आज के लिए इतना ही। आज की कक्षा से संबंधित अगर आपकी कोई भी जिज्ञासा है तो आप यह वीडियो देखने के बाद
कमेंट बॉक्स में अपनी जिज्ञासा लिख दें। अगली कक्षा में हम व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वाध्यायः परमः